सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल और बहुत खुश होंगे। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, इस विश्वास के साथ आज मैं अपने सत्र की शुरुआत कर रही हूँ। देश की शान है हिंदी, देश का मान है हिंदी, हम सबकी आन बान है हिंदी, भारत के माथे की बिंदी है हिंदी, देश के का शरीर और प्राण है हिंदी। हाँ, वही हिंदी जिसे हम रोज आपके साथ मिलकर सजाते हैं, संवारते हैं और अपना कर अपने को अहोभाग्य बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आज मेरा विषय आज के सत्र का मेरा विषय कुछ हटकर है। हालांकि आपके विषय से ही, आपके पाठ्यक्रम से ही संबंधित है, लेकिन पहले जो मैं हर दिन आपको हिंदी के सत्र में बताती आई वो साहित्य और व्याकरण का एक भाग था। हिंदी को हम 3 भाग में यदि बांटें तो एक साहित्य है, एक व्याकरण है और एक रचना है। अभी तक आप लोगों ने जो ज्ञान सागर में बहुत सी चीज़ें पढ़ी वो साहित्य से संबंधित थी, व्याकरण से संबंधित थी, अभ्यास सागर में भी। किंतु उसी हिंदी का एक भाग रचना है। रचना माने किसी चीज को बोलना और लिखना जिसमें आपकी कल्पना शक्ति, जिसमें आपकी सोच, जिसमें आपकी भाषा का गौरव, जिसमें आपकी भाषा की प्रभाव उत्पादकता हो, वो रचना है। पूरी तरह से रचना मौलिक होती है। मौलिक माने अपनी होती है। आप यहाँ पर रचना में यदि लिखित भाग को लें तो आप उसमें निबंध, अनुच्छेद, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, डायरी लेखन इत्यादि चीज़ों को ले सकते हैं। और इसी तरह से वाचन कौशल को भी आप मौखिक रूप में ले सकते हैं। वाचन कौशल में आप क्या चीज़ें सीख सकते हैं अपनी हिंदी भाषा में, जैसे भाषण, जैसे वाद विवाद, जैसे चर्चा परिचर्चा, जैसे आपसी संवाद, जैसे आशु भाषण या जिसे त्वरित भाषण भी कह सकते हैं, इत्यादि। तो आज मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु भाषण से संबंधित और कुछ मुख्य बिंदु चित्र वर्णन से संबंधित बताऊंगी, जिसे आप हमेशा ध्यान रखिए। ये न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले मुख्य बिंदु होंगे, बल्कि आपके रचना कौशल को भी बढ़ाने में सहयोग देंगे। प्यारे बच्चों, अभी पहले मैं चित्र लेखन पर आना चाहूँगी। चित्र लेखन में ये चित्र आपके सामने है, इस पर गौर कीजिए और देखते ही पहले ही चित्र लेखन को जब भी आता है आपके सामने एक चित्र दिया रहता है और दिए गए चित्र को देखकर आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले आप कुछ पल के लिए ठहरिए और उस चित्र को बहुत ही सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता माने माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्मता से उस चित्र को देखिए और समझिए कि वो चित्र क्या वर्णित कर रहा है। आपकी वर्णन क्षमता को कैसे विस्तार देना है ये सोचिए और उस चित्र के हर एक पहलू पर गौर कीजिए। तब आप चित्र वर्णन शुरू करिए। चित्र वर्णन के समय कुछ विशेष बातें ध्यान रखिए कि सबसे पहले उसका एक शीर्षक दीजिए, यानी उसका एक नाम दीजिए।
कि ये चित्र क्या किस चीज का वर्णन कर रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, पहले तो सबसे पहले आप उसको गौर से देखिए, फिर आप उस लिखते समय पहले शीर्षक दीजिए, फिर आप उस चित्र की जो मुख्य बिंदु है उसकी प्रस्तावना जैसे शुरुआत कीजिए और फिर विषय वस्तु पर आइए जो मुख्य रूप से उसमें दिखाया गया है, और अंत में उपसंहार के रूप में समाप्त करिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे दिए गए चित्र को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगी बात। चलिए, अब इस चित्र को जब आप गहराई से देखते हैं, बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, तो आपको ये लग रहा है कि किसी प्राकृतिक परिवेश में बनी हुई ये छोटा सा मोहल्ला या छोटी सी कॉलोनी है। आपको देखकर यही लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा आप इस चित्र को, जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, ये आपको देखकर लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं, इसका शीर्षक सबसे पहले लिखेंगे प्रकृति की गोद में। देख के ही लग रहा है पहाड़ है और बादल है, फिर नदी, झरना है पहाड़ के पास, सुंदर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। तो आप इसका एक शीर्षक अगर मुझे देना हो तो मैं यही दूंगी, प्रकृति की गोद में। ठीक है बच्चों, अब आप इसको इस तरह से वर्णित कर सकते हैं कि दिया हुआ चित्र या प्रस्तुत चित्र में किसी प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में बने हुए मोहल्ले का वर्णन है, जहाँ पर पहाड़ से गिर रहे झरने, हरियाली के बीच में कुछ घरों का दृश्य नजर आ रहा है, जिसमें रहने वाले कुछ बच्चे हरी भरी घास में खेल कूद रहे हैं, कुछ दौड़ लगा रहे हैं, सब मिलजुल कर खुशी बांट रहे हैं। प्रस्तुत दृश्य हमें आकर्षित करता है कि हम भी प्रकृति से जुड़ें और ऐसे हरियाली को, ऐसी हरे भरे आकर्षण को अपने आसपास भी बनाने की कोशिश करें। फिर आप अंतिम पंक्ति को इस तरह से कह सकते हैं कि यदि खुशी प्राप्त करनी है तो हमें प्रकृति से जुड़ना होगा, इसलिए अपने आसपास हरियाली रखनी होगी और हम सबको अधिक से अधिक वृक्ष इत्यादि लगाकर अपने घर के आसपास मनोरम वातावरण बनाने होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने एक चित्र वर्णन प्रस्तुत किया। अब दूसरा चित्र है, ध्यान आपका दूसरे चित्र की तरफ। जैसा कि आपको चित्र को देखकर ही लग रहा है कि आप किसी बगीचे का चित्रण है। ठीक है, यहाँ पर माली है, तो आप कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं। आप इसे उपवन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उपवन माने बगीचा, बगीचा भी दे सकते, लेकिन उपवन शब्द थोड़ा अच्छा लग रहा है तो उपवन दे सकते हैं। अब आप शीर्षक उपवन देके फिर आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि दिए गए चित्र में बगीचे का दृश्य दिखाया गया है, या प्रस्तुत चित्र में बगीचे का नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तरह तरह के फूलों की क्यारियाँ हैं और माली उनकी देखभाल कर रहा है। वह फूलों को पानी से सींच रहा है। सच पूछो तो फूल
प्रकृति के को सजाने और संवारने का काम करते हैं और फूलों को जीवन देने का, फूलों को जन्म देने का और फूलों को और भी अधिक खुशहाल या फूलों को और अधिक मात्रा में लगाने का काम कौन करता है? बागवान। यहाँ पर बागवान अपनी मेहनत से फूलों की फसल को नया जीवन दे रहा है। इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। इससे और अच्छा भी कर सकते हैं। आप पूरा एक चित्र को देखते ही आपके दिमाग में एक खाका खिंच जाना चाहिए कि हम इस चित्र के बारे में अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। भाषा अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए और वर्णन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, वर्णन अच्छा करना चाहिए। अब तीसरा चित्र है, जैसा कि इस चित्र को देखकर ही आपको नजर आ रहा है कि पुलिस को देखते ही कुछ अपराधी तत्व 9-2-11 हो रहे हैं। 9-2-11 हो रहे हैं माने भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप शीर्षक दे सकते हैं कि 9-2-11, ये आप शीर्षक दे सकते हैं। या आप ठीक है, ये 9-2-11 शीर्षक दे, आप कुछ और भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर आप इस वर्णन में आप लिख सकते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए दिन रात पहरेदारी करती है। हमारी रक्षा के लिए पुलिस है, वो है तो हम सुरक्षित हैं। हमें आपराधिक तत्वों से बचाती है, अपराधियों से बचाती है। यहाँ पर दिए गए दृश्य में साफ दिखाई दे रहा है कि यदि पुलिस ना हो तो आपराधिक तत्व ना डरें और बुरी तरह से सक्रिय रहें और हम लोगों का जीवन दूभर कर सकते हैं। पुलिस के डर से अपराधियों को भागते हुए दिखाया गया है। इस तरह से ये बताया गया है कि पुलिस का अपना कितना महत्व है समाज में, समाज के कानून व्यवस्था को लागू करने में और अपराध नियंत्रण में। ठीक है, अब अगले चित्र की ओर चलते हैं। ये एक दिए गए चित्र को देखकर प्रतीत हो रहा है कि ये एक विद्यालय का चित्र है। अब आप इस चित्र को देख करके आप लिख सकते हैं शीर्षक हमारा विद्यालय या विद्यालय। अब आप इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? दिए गए चित्र में किसी विद्यालय का नज़ारा है या विद्यालय का दृश्य है, जहाँ पर छात्र अपने विद्यालय के गणवेश माने हिंदी में हम यूनिफॉर्म को गणवेश कहते हैं। गणवेश में विद्यालय जा रहे हैं और सभी अनुशासित तरीके से अपने विद्यालय जा रहे हैं। किसी ने अपनी किताबें बैग में रखी हुई हैं और कोई अपनी कुछ किताबों को हाथ में लेकर के भी जा रहा है। विद्यालय के आसपास का वातावरण सुंदर, हरा भरा और स्वच्छ भी है। यद्यपि ये इस चित्र में हरा भरा नहीं दिख रहा है, लेकिन पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो आप कल्पना शक्ति से वर्णन कर सकते हैं कि आसपास का वातावरण हरा भरा और साफ सुथरा है और सभी विद्यार्थी मिलजुल कर एक दूसरे से तालमेल बनाकर विद्यालय की ओर बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं। इस तरह से हमने 4 चित्र वर्णन देखा। जो मैंने बताया कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही लिखें, आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इनमें से
चारों का चित्र आपके पास आज भेजूंगी। आप किसी दो के बारे में अच्छे से चित्र वर्णन कीजिएगा, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा। अब मैं अपने विषय से दूसरी तरफ दूसरे बिंदु पर आती हूँ, जिसे हम कह सकते हैं वाचन कौशल। वाचन कौशल माने बोलने का कौशल। अपनी हिंदी भाषा में आपने पढ़ा होगा शुरुआत में ही कि भाषा के दो रूप, हिंदी भाषा के या किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित जो आप सब चीज़ें लिख करके जानते हैं, और मौखिक जो आप बोल करके जानते हैं। बोल करके जो व्यक्त करते हैं, और जो लिख कर व्यक्त करते हैं लिखित रूप में, जो आपका संप्रेषण दूसरों से होता है, वो लिखित रूप है भाषा का। और मौखिक रूप वो है जो बोल करके आप संप्रेषण करते हैं दूसरे के साथ, या अपनी अभिव्यक्ति को बोलकर व्यक्त करते हैं। आप की मौखिक अभिव्यक्ति ही आपके भाषण में, आपके आशु भाषण में, आपकी वाद विवाद में, आपके संवाद में दिखाई देती है। यहाँ पर मैं सबका वर्णन आज नहीं कर रही हूँ। मैं आज विशेष रूप से भाषण और आशु भाषण पर आपका ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपके भाषण को सुनूंगी। मैंने आपको कल परसों जो हमारा पिछला सत्र था, उसमें मैंने आपको दो विषय दिए थे, एक सत्यमेव जयते और एक जल ही जीवन। इनमें से किसी एक विषय पर आपको भाषण तैयार करने के लिए दिया था। इसलिए भी आज मैं इन दो भाषण और आशु भाषण पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। भाषण या आशु भाषण का पहले उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आप बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास आए। दूसरा, आप बच्चे कुछ अच्छे प्रभावोत्पादक तरीके से अपनी बातों को व्यक्त कर सकें सबके बीच में। तीसरा, अच्छी वर्णन शैली में बोलने की क्षमता आप में विकसित हो। इस तरह से ये तो हुआ आपके में ये कौशल विकसित करने का उद्देश्य। अब आपको भाषण देते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले जो विषय दिया गया है उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी से मतलब रट कर नहीं। अगर आप रट कर आएंगे तो आप बीच में भूल जाएंगे, याद करके आएंगे तो भूल जाएंगे। आप दिए गए विषय को खूब अच्छे से पहले लिखिए अपने से। चाहे आप उसे लाइब्रेरी से कलेक्ट कीजिए, चाहे बुक्स से किताबों से कलेक्ट कीजिए, अपने बड़ों से पूछकर उसके जो विषय से संबंधित कई बिंदु हैं उनको कहीं लिख डालिए, और लिखकर उसको 10 बार पढ़िए कि मैंने जो लिखा वो क्या लिखा। जब आप 10 बार उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ खुद ही बैठ जाएगी, और जब आप भाषण देना शुरू करेंगे तो वो सारी चीज़ें धारा प्रवाह ढंग से आपके अंदर से निकलेंगी। लेकिन यदि आप रट कर बोलेंगे तो रट कर बोली हुई चीज़ बीच में आ हो जाता है, यानी भूल जाते हैं, और वहीं पर आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि भाषण की तैयारी, जो कहा जाता है कि भाषण की तैयारी करो, तो इसका मतलब रट्टा लगाओ नहीं। भाषण की तैयारी करो तो आप सारी मुख्य चीज़ों को पहले संग्रह कीजिए, उसको अपनी राइटिंग में, अपनी लिखावट में लिखिए और उसको बार बार पढ़िए। तब आपको वो चीज़ें अपने आप आपके अंदर से निकलेंगी जब आप भाषण देंगे। फिर भाषण में कुछ कोटेशन या कुछ नारे
या कुछ दोहे या कुछ पंक्तियां बीच बीच में डालते रहिए, तो वो आपके भाषण को और अधिक प्रभावी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो भाषण के बारे में आपने समझा कि क्या उद्देश्य है और कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। भाषण में एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए और आपकी उच्चारण क्षमता, आप उच्चारण कैसे करते हैं और कैसे आपका बलाघात, आप किस जगह पर कहाँ रुकना है, के विराम कहाँ पर आपको थोड़ी देर का विराम देना है, कहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ अपनी बात को कहना है, ये बातें भी बहुत गौर करने की होती हैं। अगर आप एक लय में बोलते जाएंगे, हमने ऐसा किया, हम ऐसा करते हैं, हम करेंगे, तो आपका भाषण नीरस हो जाएगा। लेकिन उसी बात को आप कहीं पर जोर देकर बोलें, उसी बात को कहीं उतार चढ़ाव के साथ अपनी लय को कभी ऊपर हाई पिच में ले जाएं, कभी लो पिच में लाएं, तो वो आपका भाषण प्रभाव डालता है श्रोता के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब मैं दूसरी चीज की ओर आती हूँ, आशु भाषण या त्वरित भाषण। आशु भाषण में आपको कुछ विषय दिए जाते हैं और वो विषय 2 मिनट या 5 मिनट पहले ही दिए जाते हैं। जैसे भाषण जो था उसमें मैंने आपको 2 दिन पहले दे दिया विषय, उसमें आपके पास पर्याप्त समय था, आप तैयारी कर लेते हैं। लेकिन आशु भाषण थोड़ा सा कठिन है। उसमें बच्चों में पहले से वो क्षमता होनी चाहिए जो कि जब मंच पर जाएं तो बिना डरे पूरे आत्मविश्वास से बोलने का एक साहस होना चाहिए और साथ में दिए गए विषय पर तुरंत क्या चीज हम जोड़ सकते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को कैसे हम 2 मिनट 5 मिनट के अंदर तुरंत ले आए और वहां पर व्यक्त कर दें, ये क्षमता अपने अंदर विकसित करनी होती है। आप इंग्लिश में इसे एक्सटेम्पोर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो त्वरित भाषण या आशु भाषण के समय आपको जैसे ही 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले, प्रायः ऐसा होता है कि लोग चिट निकलवाते हैं। एक एक कोई बर्तन में चिट रखा रहेगा जिसमें से आपको जितने प्रतिद्वंदी हैं, जितने प्रतिभागी हैं, उनको चिट निकालने के लिए कहा जाएगा और चिट निकाल कर आप देखेंगे। ऐसा मैं क्रियाकलाप आपसे क्लास में करवाऊंगी जब आप आएंगे, तो उसमें चिट निकाल के जो विषय है जिसके पास आया उस विषय पर उसको 5 मिनट का समय दिया जाता है और तब बोलना होता है। जैसे अगर मुझे विषय मिले कि प्राकृतिक उपयोगिता या प्राकृतिक दृश्य या कोई भी विषय मिले, तो मुझे यदि बोलना हो तो अब तुरंत हमें प्रकृति से जुड़ करके सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुरंत उस समय मेरा दिमाग हर तरफ से हटकर उस विषय पर केंद्रित हो जाना चाहिए और जितनी चीज़ें जो हमें अपने गुरुजनों ने बताई, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया, जो हमने ज्ञान लिया किताबों से, वो सब कुछ उस समय वहाँ पर आ जाना चाहिए जब 5 मिनट आपके पास है। और तब आप फटाफट अपने दिमाग में एक लेखा जोखा बनाकर क्रम सिलसिलेवार तरीके से कि हमें कैसे बोलना है, 2-2.5 मिनट में आप ये निश्चित कर लीजिए और 2-2.5 मिनट में एक बार कहीं किनारे खड़े होकर उन सारी चीज़ों को बोलने का अभ्यास कर लीजिए और तब आप आशु भाषण दीजिए, निश्चित सफल होंगे। फिर वहाँ भी वही बातों को ध्यान रखिए, शब्द अच्छे चयन कीजिए, फिर भाषा में प्रभावोत्पादकता हो, फिर उतार चढ़ाव का ध्यान दीजिए, सही जगह पर जोर दे करके बोलिए और पूरा आत्मविश्वास के साथ दर्शक की तरफ निगाह से निगाह मिला करके बोलिए। तब आपके आशु भाषण को प्रभावोत्पादकता मिलेगी और सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन सकेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको चित्र वर्णन और भाषण और आशु भाषण के बारे में बताया।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि सत्र के दौरान आप कोई भी आपके मन में इस विषय से संबंधित प्रश्न है तो अभी पूछ लीजिएगा। चलिए बच्चों, फिर हम लोग आगे अपने भाषण में मिलते हैं। धन्यवाद।